So, hello learners, welcome to this platform and this is the first video of my channel जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री एंड सिविक्स को, जिसमें से हम पहले शुरू करेंगे सिविक्स पोर्शन को, वो भी क्लास 10th के। नाउ अब आपको समझना क्या है, आप क्लास 10th में इस साल है जो कि है 2025 में। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है ये हमको पता हो। तो क्योंकि आप 2025 में क्लास 10th में, तो आप किस साल के सिलेबस को रेफ़र करेंगे? 2026 के। कौन से सिलेबस को? ICSE जो आपका काउंसिल रिलीज़ करता है उसको। तो हम आज पढ़ने वाले हैं सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर को, विच इज़ द यूनियन पार्लियामेंट। तो क्या हमको सब पढ़ना है जो बुक में दिया हुआ है? नहीं, आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके 2026 के सिलेबस में दी हुई हैं, क्योंकि आप 2026 में ही अपने बोर्ड्स में अपीयर होंगे। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है? दिस इज़ द चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट, और यही 5 टोटल आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेट मी टेल यू, आप क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर में, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन। पहला चीज़ है, आपको पार्लियामेंट के 2 हाउसेस को पढ़ना है, विच इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहले आपको पढ़ना है टर्म, कितने साल का होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका टेन्योर क्या होता है, इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं वो कौन होते हैं, इनके स्पेशल पावर्स क्या है। पहला सेगमेंट है पार्लियामेंट के दोनों हाउस की एक पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि वहाँ क्या क्या होता है। सेकेंड है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, विच मीन्स कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला सेशन किसको कहते हैं, कोरम किसको कहते हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। नेक्स्ट कम्स थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है, स्पीकर। स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है और स्पीकर के क्या प्रोसीजर और क्या फंक्शंस होते हैं। लास्ट है पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कौन कौन से अधिकार रखती है, उसके लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर कौन कौन से हैं, फाइनेंशियल उसके रिलेटेड टू मनी उसके पास कौन कौन सा पावर है, जुडिशियल से क्या पार्लियामेंट किसी को रिमूव भी कर सकता है। जुडिशियल का मतलब है जैसे पार्लियामेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस में काम करता है, जजेस के रिमूवल में इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार्लियामेंट में ही होता है। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन, पार्लियामेंट कौन कौन से इलेक्शंस कराता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे कंट्रोल करता है। और लास्ट, ये वही पार्लियामेंट है जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज होता है, तो वो चेंजेस भी पार्लियामेंट कैसे करता है, यही आपको पढ़ना है। ले देखिए ये टोटल 4 टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट आई विल मेक श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन एवरीथिंग इज क्लिस्टर क्लियर फॉर यू। सो हेलो लर्नर्स, जैसा कि अब हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है कि हमको यूनियन पार्लियामेंट में क्या पढ़ना है, तो उसका पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लोकसभा और राज्यसभा और हमारी पार्लियामेंट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक वीडियो और लोकसभा और राज्यसभा के बेसिक फंक्शन आपकी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नाउ पहली चीज़, यूनियन पार्लियामेंट, ये है इंडिया की पार्लियामेंट। तो इंडिया की पार्लियामेंट कैसी है? बाई कैमरल। आपको बस ये फ्लो चार्ट समझना है, आपके दिमाग में चीज़ें पहुंचेंगी कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बस बैठे रहो। पहली चीज़, यूनियन पार्लियामेंट कैसा है? 2 हाउसेज है। ये कैसा होता है? बाई कैमरल होता है, जिसमें बाई कैमरल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और कैमरल का मतलब होता है हाउस। तो हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। वर्ल्ड की बहुत सी पार्लियामेंट है जहाँ सिर्फ एक हाउस है, जैसे चाइना की पार्लियामेंट, वो यूनिकैमरल होती है। सो पहली चीज़, हमारी पार्लियामेंट 2 हाउसेज है। तो 2 हाउसेज कौन कौन से हैं? दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर? लेकिन एक और व्यक्ति होती हैं या होते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के पार्ट है, जिनको कि हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, द यूनियन पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ, सो इट कंप्राइज ऑफ 3 बॉडीज। फर्स्ट इज लोकसभा, सेकेंड इज प्रेसिडेंट एंड थर्ड इज राज्यसभा। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने पहले हाउस के पास। देखिए लोकसभा, जब भी आपको सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़ना हो और उसको हमेशा के लिए याद रखना हो, तो हमेशा हमको कंपैरेटिव पढ़ना चाहिए। कंपैरेटिव मीन्स तुलना करके, एक के साथ दूसरे को भी रख के, तो हम चीज़ें कभी भूलते नहीं हैं। और जब पैरामीटर सेम हो तो बिल्कुल हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला हाउस है हमारा लोकसभा। अब आप देखो लोकसभा की कॉम्पोजिशन, हम बिल्कुल कंपैरेटिव पढ़ेंगे। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं?
550 मेंबर्स हैं, विच मीन्स इसमें से 530 मेंबर राज्यों से आते हैं और 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। यूनियन टेरिटरी अगर आपको नहीं पता है, ये वो टेरिटरीज होती हैं जिनको सेंट्रल डायरेक्टली कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अब राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो राज्यसभा में ठीक इसके आधे या आधे से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, विच इज़ 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 आते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ये स्टेट से आते हैं और ये 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अब ये नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट का मन किया वो किसी को भी नॉमिनेट कर देगा, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन होता है वो प्रेसिडेंट ही करती हैं या करते हैं। तो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आर्ट में, स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में बहुत एक्सपर्ट फिनोमिनल पर्सनालिटीज़ होते हैं। इन्होंने अपने फील्ड में बहुत कुछ अच्छा किया होता है। जैसे आप देखो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सुधा मूर्ति एक बहुत अच्छी फिलैंथ्रोपिस्ट है। अगर आप स्पोर्ट्स में देखो तो पीटी उषा हुई, सचिन तेंदुलकर हुए। आर्ट में आप देखो तो आर्ट से एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये सारे लोग हैं जो अपने फील्ड में बहुत कमाल है। मैरी कॉम भी पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं। तो ये सब नॉमिनेटेड है जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया। पहली पॉइंट क्लियर हो गई, कॉम्पोजिशन। अब सेकंड, दोनों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। तो टेन्योर आपको क्लियर है। नेक्स्ट, इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं? सो सी, लोकसभा के इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, विच मीन्स हम जैसे नॉर्मल लोग लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो हम उसमें डायरेक्टली पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करते हैं, जिस भी पार्टी के लिए हमें वोट करना है। बट जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। नाउ यू सी, इनडायरेक्ट का आपको सिर्फ एक मतलब समझना है कि हम एज ए कॉमन पर्सन, एज कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन राज्यसभा इलेक्शन। हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्वेश्चन आएगा कि फिर राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कैसे होते हैं? कैसे इलेक्ट होते हैं? एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसके तहत एक मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा के मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं। फर्स्ट, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए आपको 3 पॉइंट मिले। पहला, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे होते हैं? बाय पीआर सिस्टम थ्रू द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका डिटेल्ड आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये क्लास 12th में मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। सेकेंड आते हैं, इलेक्शन क्लियर हो गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स लोकसभा और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? नाउ यू सी, लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर होता है। लोकसभा के जो भी चेयरिंग, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम स्पीकर कहते हैं। इनका स्पीकर का काम होता है सदन में डिसिप्लिन को बनाए रखना। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है उसी तरह हाउस में स्पीकर होता है। वो आपको कहेगा महोदय उठिए, आप अपनी बात को कहिए। एमपीज उससे कहेंगे कि महोदय मेरी बात को सुनिए, तो स्पीकर बताएगा कि अब आपका समय खत्म हो गया है, बैठ जाइए, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए, जैसी चीज़ें होती हैं। अब राज्यसभा का स्पीकर कौन होता है? अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक टर्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हमारे राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि क्यों हम राज्यसभा के चेयरमैन को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं? बिकॉज नाउ पे अटेंशन अ बिट, आपको चीज़ें समझ आएंगी। सी, एक्स मतलब होता है पहले, ऑफिस मतलब होता है पहले आप जिस ऑफिस में थे, विच मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा शुड बी ऑलवेज बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि राज्यसभा का चेयरमैन वही बनेगा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए इसको हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं। एक्स ऑफिस मीन्स राज्यसभा का चेयरमैन बनने से पहले आप ऑलरेडी एक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहता है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा? जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। राज्यसभा की ऑफिस होल्ड करने से पहले आप ऑलरेडी एक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जिसको कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, लोकसभा का नेचर कैसा है? लोकसभा टेम्पररी होती है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। ऑल्दो इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है, बट समय से पहले 5 साल पहले भी अगर आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट से चली जाएगी तो आपकी सरकार गिर जाएगी। बट व्हाट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, which means it never dissolve, it cannot dissolve, dissolution is not a clause for राज्यसभा। तो फिर अब इसके इलेक्शंस कैसे होते होंगे, इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते होंगे? वेरी इजी। क्या होता है?
1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 250। अगर आप 1/3 ऑफ राज्यसभा करोगे तो ये आएगा 83.3, जिसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 84। हर 2 साल पर ये 84 मेंबर्स, 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। जिसका मतलब क्या है, अगर ये 250 मेंबर्स थे, इसमें से 84 अगर रिटायर हो गए तो अब ये 84 सीट्स तो वेकेंट है, खाली है। अब इस पे इलेक्शंस होंगे, इस पे 84 नए मेंबर्स आएंगे और फिर वो 6 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगले 2 साल बाद फिर जिन 84 मेंबर्स का 6 ईयर ओवर हो जाएगा वो अब फिर रिटायर कर जाएंगे। क्लियर? ये देखिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए एक ब्रह्मास्त्र है। क्वालिफिकेशंस लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सेम है, सिर्फ एक अंतर है, वो है एज का। इसीलिए मैंने आपको सेपरेट लिख दिया है। लोकसभा के लिए अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, इसके इलेक्शन लड़ने, तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। अगर आप 25 साल के हो चुके हैं तो आप लोकसभा का चुनाव भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं। सेकेंड है, राज्यसभा का अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको कितने साल का होना होगा? दैट इज फॉर 30 ईयर्स। क्लियर? और आपको एक चीज़ समझनी है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे देगा दैट राहुल इज 23 years old. After how many years राहुल will be eligible to fight elections for लोकसभा? तो अभी राहुल तो सिर्फ 23 years का है और लोकसभा की मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है? 25। तो वहाँ ऑप्शन में देंगे at 25, at 26, at 27, at 28। अब जिसको पता होगा वो ऐड करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सही ऑप्शन को चूज करेगा। इसी को कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिस पे काउंसिल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। सेकंड, अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो एज आप कभी नहीं भूलेंगे। लोकसभा की एज है 25 ईयर्स, राज्यसभा की एज है 30 ईयर्स। क्लियर? अब ये वाली जो क्वालिफिकेशंस है वो दोनों के लिए सेम है। अगर आपसे लोकसभा की क्वालिफिकेशन पूछे तो भी आपको यही लिखना है, अगर आपसे राज्यसभा की क्वालिफिकेशन पूछे तो भी आपको यही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अब समझते हैं। पहला, अब आपको इंडियन पार्लियामेंट में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिटीजन इंडियन हो। ऑलरेडी हम बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर के साथ रह चुके हैं तो हमें वो नहीं चाहिए। तो सबसे बेसिक है कि अगर आपको इंडियन पार्लियामेंट में जाना है, दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर बनना है, सो फर्स्ट यू शुड बी इंडियन सिटीजन। सेकेंड, योर नेम शुड बी देयर इन इलेक्टोरल लिस्ट, विच मीन्स पूरे देश में जब भी कहीं भी चुनाव हुए एक बार किसी न किसी इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए कि आपने कहीं मतदान किया है, आपने कहीं वोट डाला है। सेकेंड, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति चुनाव लड़े वो बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत दिवाली तंगी उस पर ना आई हो, बहुत फाइनेंशियली वो ख़राब ना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के पार्लियामेंट में जा रहे हैं तो थोड़ी उसकी गरिमा बना कर रखिए। थर्ड, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब आप इसको रट लेंगे लेकिन रटना नहीं है, यहाँ आपको समझना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जब भी आप लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे या इलेक्शन फाइट करेंगे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर किसी पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, मैं बताती हूँ क्या होता है। सपोज अब आप इमेजिन करिए या हम समझते हैं एक IAS ऑफिसर है। क्लियर? उसने सोचा कि मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, दैट इज मैं लोकसभा का इलेक्शन फाइट करूंगा। अब ये एक IAS ऑफिसर है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस है, जो कि एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। आपने एक एग्जाम को क्वालिफाई किया और आप एक IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन आप एक IAS ऑफिसर होते हुए आपकी इच्छा है कि मुझे लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है, तो क्या आप लड़ सकते हैं? नहीं। पहले आप अपने पद से रिजाइन करेंगे। यू हैव टू रिजाइन, then only you are eligible to fight elections for Lok Sabha, because simultaneously you cannot do two things ना, कि आप IAS ऑफिसर भी हैं, आपने चुनाव लड़ लिया, आप जीत गए, अब आप लोकसभा के मेंबर भी हैं, ये संभव नहीं है। अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो जिस भी गवर्नमेंट पद पे कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, किसी गवर्नमेंट एंटिटी में हो, वहाँ से त्यागपत्र दीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए, फिर आके आप इलेक्शन लड़िए। अच्छा, आप सेकंड ये भी हो सकते हैं कि क्या करते हैं कि इलेक्शन लड़ लेते हैं, अगर जीत जाएंगे तो रिज़ाइन कर देंगे और नहीं जीतेंगे तो अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर लेंगे। तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आप अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी में हैं, किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, तो यहाँ से रिज़ाइन करेंगे, तभी आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ने के बाद तभी आप लोकसभा के इलेक्शंस को फाइट कर सकते हैं। मीनिंग इज क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। देखिए बहुत ही हसीन चीज़ है ये क्वालिफिकेशन, एकदम समझना इसको बहुत ज़रूरी है। प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल मतलब अगर आप क्रिमिनल हैं
आप पे केसेस चल रहे हैं तब तक आप पार्लियामेंट के मेंबर रह सकते हैं। आपके ऊपर मुकदमा है, FIR है, धांधली है, करप्शन के चार्जेस हैं, चारा घोटाला है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप देखते होंगे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य भी रहा है कि बहुत सारे नेता या लीडर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के जो रहे वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि वो अभी सिर्फ क्रिमिनल है, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं है। प्रोक्लेम्ड मीन्स आपके ऊपर कुछ चार्ज है कि आपने ये अपराध किया है, लेकिन अभी अपराध साबित नहीं हुआ। तो जब तक आप अपराधी साबित नहीं हो जाते तब तक आप पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में रह भी सकते हैं। द डे यू विल बी प्रोक्लेम्ड, द डे कोर्ट विल डिक्लेयर दैट यू आर फाइनली प्रोक्लेम्ड, यू आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, on that day you cannot fight in an election if you are member of the parliament. After that decision of the court, your membership will be totally dissolved. क्लियर? ये है प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। एंड लास्ट, बहुत अच्छी पॉइंट है, शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े या जो भी हमारे पार्लियामेंट का मेंबर बने, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो, वो मेंटली स्टेबल इंसान हो या युवती हो या युवक हो, जो भी हो, उनको चीज़ें सही से समझ आए, उनके पास कोई मेंटल डिसऑर्डर का कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देश को संभालना है, देश के लिए नई पॉलिसीज़, नीतियों का निर्माण करना है, तो व्यक्ति का सही रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो, ये एक टेबल, बहुत बड़ा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। लोकसभा की टर्म क्या है, राज्यसभा की टर्म क्या है, दोनों की कॉम्पोजिशन, दोनों के इलेक्शन, दोनों के क्वालिफिकेशन, दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दोनों का नेचर, कौन परमानेंट है और कौन टेम्पररी है। तीसरी चीज़, इनका क्वालिफिकेशन भी कवर हो गया। चौथी बहुत बड़ी चीज़ अब आप समझो, क्या टीचर हम इसी तरह अपने एग्जाम में भी लिख देंगे? नहीं बच्चों, ये आपके समझने के लिए, ये आपके दिमाग के लिए एक माइंड मैप है जो सदा आपके दिमाग में छपा रहेगा। ठीक है, ये देखो बिल्कुल कोडिक लिखा है, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में जब आप अपने बोर्ड्स में क्लास 10th के आंसर लिखेंगे, यू विल फ्रेम सेंटेंसेस। जैसे इनडायरेक्ट पे मैंने तो सिर्फ ये 3 अक्षरों में समझा दिया, अब इनडायरेक्ट आ जाए कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, आपने एज इट इज़ लिख दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज सी, सिविक्स एंड हिस्ट्री इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ अ थ्योरी पार्ट। ये साइंस का कोई न्यूमेरिकल नहीं है जहाँ आपने बस टेबल बना दी, सॉल्व कर दिया। मैंने टेबल बनाई है ताकि आपको समझ आए, याद हो, बहुत सारे पैराग्राफ्स में आपको ना पढ़ना पड़े। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो वहाँ आप क्या लिखेंगे? राज्यसभा इलेक्शंस आर कंडक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपकी क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, पहला सिलेबस हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।